आतिशी मीज़ाइल। रात को ख्वाब में अजीबो गरीब अशकाल एली के पीछे दौड़ती और वो डर कर भागता। खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो जाते, दिल धड़कता मगर वो दौड़े जाता। फिर बाला न जाने कहां से उसके सामने आ खड़ा होता और मुस्कुराता। उसकी मुस्कुराहट को देखकर अजीब किस्म की हमदर्दी सी महसूस होती थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाला मुस्कुरा कर कहता। ठीक हो जाएगा। बाला का चिट्टा सफेद हाथ एली की तरफ बढ़ता और उसे थपकने लगता। एली जाग उठता और अपने आप को कमरे में देखकर इत्मीनान का सांस लेता। फिर आहिस्ता आहिस्ता अस्तर नौ उस पर खौफ मुसल्लत होना शुरू हो जाता। अंधेरे में उसका दम घुटने लगता और वो आंखें बंद करके पड़ जाता। दफतन उसे महसूस होता कि कोई चीज उसके जिस्म से छू रही है, आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही है। पहली मर्तबा जब उसने ये महसूस किया था तो वो घबरा कर उठ बैठा था। वहां कुछ भी न था, सिर्फ बाला का बाजू चारपाई तले यूं लटक रहा था जैसे कसाई की दुकान पर बकरे लटका करते हैं। ये बात ताज्जुब खेज न थी क्योंकि अक्सर बाला के आज़ाद चारपाई से लटका करते थे। उसने कई मर्तबा उसका बाजू और टांग चारपाई तले देखे थे और बाला की चची तो अक्सर रात के वक्त चिल्लाया करती, बाला तेरी दूसरी टांग कहाँ है, बाला कहाँ है तेरी दूसरी टांग। फिर वो उठकर बाला की दूसरी टांग समेटती और गठड़ी बनकर बाला की पायंती की तरफ पड़ जाती और बाला उसी तरह सोया रहता या जेरे लब मुस्कुराकर आंखें यूं बंद कर लेता जैसे नींद में हो। बाला के जिस्म के मुताल्लिक एली के लिए दो तीन बातें अजीब थी। एक तो उसका जिस्म सफेद और मुलायम था जैसे औरतों का होता है। दूसरे वो बालों से खाली था। उसके हाथ इस कदर हसास थे कि एली को हैरत होती थी। उंगलियां मखरूती थीं और जिल्द पर यूं गुलाबी झाल सी चमकती थी जैसे नायलॉन की बारीक झिल्ली चढ़ा रखी हो। उस रोज बाला का हाथ चारपाई से लटकते देखकर एली को ताज्जुब ना हुआ था, बल्कि उसने आंखें बंद करके सो जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे नींद ना आती थी। न जाने नींद को क्या हो गया था। कमरे के अंधेरे से निजात पाने के लिए उसने सेठ गुरधारी लाल के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया था। न जाने सेठ गुरधारी लाल कैसा होगा, उसके सुल्फे की चिलम साजू और दो पटाखा न जाने कौन थी वो जो दौलतपुर में पटाखा समझी जाती थी। कोई होगी। एली ने अपनी आंखें बंद कर ली। दफतन उसने फिर वही लम्स महसूस किया, वही जुम्बिश जैसे कोई मखमली बेरबूटी चल रही हो। फिर वो चौंका। बेरबूटी रुक गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर चलने लगी। अगरचे वो जुम्बिश चौंका देती थी, लेकिन इस कदर मध्यम थी, वो लम्स इस कदर मखमली था कि एली में अजीब सी लज्जत बेदार हो रही थी, जैसे रंगीन झूलने चुपके से उसकी रजाई में घुस गए हों। बेर बहुटी की हर जुम्बिश पर वो बुदकता और उसके बुदकते ही वो झूला रुक जाता। वो लम्स जामिद होकर रह जाता, लेकिन उस घबराहट के बावजूद एली का जी चाहता कि वो जुम्बिश फिर रवां हो जाए और वो बेर बहुटी फिर चलने लगे। इस लम्स की वजह जानने के लिए उसने रजाई से बाहर देखने की ख्वाहिश की, ताकि उसे मालूम हो कि बाला का बाजू क्या वहीं लटक रहा है। लेकिन ऐन उस वक्त वो जुम्बिश फिर रवां हो चुकी थी। एली ने रजाई से मुंह बाहर निकाल कर देखने की ख्वाहिश को दबा लिया कि हिलने की वजह से वो बेर बहुटी रुक न जाए। बेर बहुटी सिरक रही थी। उसके जिस्म के एक एक अनजाने मरकज से चारों तरफ लहरें उठ रही थी। वक्त गोया थम चुका था। फिर दफतन एक गिरदाब उठा। वो हल्की हल्की लहरें एक अजीब से तूफान में बदल गईं। एक आतिशी मीज़ाइल फजा में बुलंद हुआ और फिर एटम बम की तरह फट गया। चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगी थी, सितारे टूट रहे थे। फिर घटाटोप अंधेरा छा गया और एली ने महसूस किया जैसे वो एक तवीलो अरीज समुंदर पर एक टूटी हुई कश्ती में बहे जा रहा हो और चारों तरफ थकी हारी लहरें रेंग रही हों। उस रोज पहली मर्तबा उसे इस तलातुम का तजर्बा हुआ था। पहली मर्तबा उसे मालूम हुआ था कि उसकी अपनी शख्सियत में रंगीन तूफान पिनहा है। अगले रोज वो बाला के हाथ को बड़े गौर से देख रहा था। कितना शफाफ हाथ था वो, किस कदर मखमली। उसे देखकर एली को बैक वक्त नफरत और दिलचस्पी महसूस हो रही थी। नफरत का एहसास गालिब था, मगर इस नफरत के बावजूद रात की तारीकी में उस छाई हुई खामोशी के पस मंजर पर्दा मखमल में लम्स रवां दवां हो जाता तो उसे महसूस होता गोया किसी बरबत के तार लरज रहे हों। उस वक्त वो पहलू बदल कर अपने आप को महफूज कर लेता, लेकिन जल्द ही अनजाने में वो फिर करवट बदलता और फिर मखमली लहरें बढ़कर तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेती। उफक पर खूनी छींटे उड़ते, एक मिसाइल शू से आसमान की तरफ लपकता। फिर देर तक तूफान ज़दा समुंदर की वीरानी में वो लकड़ी के टूटे हुए तख्तों पर पड़ा डुबकियां खाता और किसी अनजाने एहसास से शराबूर हो जाता। दिन भर वो कॉलेज से मुतालिक मशागिल में मसरूफ रहता, शिद्दत से मसरूफ रहता, ताकि उसके जहन में बाला का ख्याल ना आ जाए। बाला के रूबरू जाने से भी उसे सख्त तकलीफ होती थी, रूहानी तकलीफ। बाला उसके जहन में एक रिश्ते नासूर की हैसियत इख्तियार कर चुका था, लेकिन
पीस मेमोरियल। दौलतपुर का कॉलेज एक वसी इहाते में तवेलानुमा इमारत में वाक़ था। इहाते के चारों तरफ एक मंजिला कमरे बने हुए थे, जिनके साथ साथ एक बरामदा चला गया था और दरमियान में एक वसी और अरीज सहन था, जिसमें 2 प्लॉट, 2 टेनिस और बैडमिंटन के कोर्ट थे और दरमियान में कंकर बिछे हुए रास्ते बने हुए थे। इहाते का शर्क़ी पहलू तालीम व तदरीस के लिए मखसूस था और बाकी 3 पहलू में बोर्डिंग तलबा के रिहायशी कमरे थे जो ज्यादातर खाली पड़े रहते। इस कॉलेज की हैसियत महज एक स्कूल की सी थी। इहाते के दोनों फाटकों में स्टूलों पर बैठे चौकीदार ऊँघते। कॉलेज विंग के बरामदे में ढीले ढाले चपरासी हाथों में कागज थामे नंगे पांव यूं घूमते फिरते जैसे भिक्षु चल रहे हों। दफ्तर में लाला रामलाल हेड क्लर्क चश्मा नाक की चौंच पर रखे बड़े बड़े रजिस्टरों में अंदराज करने में मसरूफ दिखाई देते। उनके इर्द गिर्द कमसिन क्लर्क हिसाब किताब के खाते खोले बैठे रहते। जमातों में प्रोफेसर गुनगुनी आवाज से पढ़ाते और लड़के बेंचों पर बैठकर ऊँघते। कॉलेज के वीरान कमरों में धोतियां, लंगोटियां और परने सूखते। रसोई में दाल की कड़ाहियां बजती, चूल्हे से फुलके उड़ते और बाहर बिछी हुई डाइनिंग टेबल पर लड़कों के बेसब्रे हाथ उन्हें कैच करने के लिए बढ़ते। दौलतपुर कॉलेज का नाम पीस मेमोरियल कॉलेज था, जो किसी बड़े सेठ ने लोक रक्षा के लिए जारी किया था। शायद इसीलिए कॉलेज में पीस, सुलह और शांति के सिवा कुछ न था। लड़के शांति से ऊँघते, चपड़ासी आवाज पैदा किए बगैर बरामदों से चलते फिरते। दफ्तर में हेड क्लर्क के कलम के चराओं चराओं के सिवा कोई आवाज पैदा न होती। इस पीस मेमोरियल कॉलेज में सिर्फ एक ग्रुप ऐसा था जो इस छाई हुई खामोशी को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन बसा औकात उनकी ये कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो जाती। ये ग्रुप दौलतपुर के शहर के मुसलमान लड़कों का था। शहर के लड़के सुबह सवेरे अपने बाइसिकल संभालते और छावनी की तरफ चल पड़ते जहां कॉलेज वाक़ था। शहर से निकलते तो तादाद के लिहाज से ऐसा मालूम होता जैसे साइकिलों का एक जुलूस निकला हुआ हो या साइकिलों की रेस हो रही हो। ये जुलूस गप्पे उड़ाता, शोर मचाता, शानों पर हाथ रख के हैंडल छोड़े कतार दर कतार चले जाता। उनके इस तौर पर चलने से छावनी और शहर के दरमियान सड़क का ट्रैफिक रुक जाता। तांगे वाले चीखते रहे, बाबू बच के, बाबू बच के बाबू। बैलगाड़ी वाले चिल्लाते, ट्रैफिक के सिपाही सीटियां बजाते। वीरान कोठियों में से साहिबों के कुत्ते निकलकर भौंकते, लेकिन वो जुलूस बेनियाजी और बेपरवाही से चले जाता। उनकी जबानें कैंचियों की तरह चलती थी, निगाहें गोंद की तरह चिपक जाती, चेहरों पर शौखियां झलकती, भौं में मस्तियां लहराती, होंठों पर मुस्कुराहटें उभरती। एक दूसरे को बनाने की कोशिश करता, दूसरा दिल फेंक आशिक का रूप धार लेता। एक शरीफ की सी आंखें बनाता, दूसरा अली अहमद की तरह मैदान में आ कूदता। एक कहता, क्यों मेरी जान, देखोगे या मारी डालोगे? दूसरा कहता, क्यों बे साले, हमारी ही बिल्ली और हम ही से ही म्याऊं। क्यों साले, हमसे तो छुपता है और दूसरों से आंखें लड़ाता है। भाई हम तो सरकार के नौकर ठहरे, तू मशके नाज कर बे, खूने दो आलम हमारी गर्दन पर, हम भी मुंह में जबान रखते हैं जाने मन। हर किसी को शौक था कि वो आशिक का रोल अदा करे और दूसरे को माशूक बनाकर रख दे। दौलतपुर के लड़कों का सिर्फ यही एक मजाक था। उनके पास बात करने के लिए सिर्फ यही एक मौजू था। जिसे बात करनी आती थी, जो चोट कर सकता था, फिलबदी चुस्त जवाब दे सकता था, वो हीरो बन जाता और जो लड़के अजली तौर पर गूंगे थे वो नको बनकर रह जाते। एली अजली तौर पर एक गूंगा लड़का था, इसी वजह से उसके लिए उनकी बातें बेहद परेशान कुन होती थी और वो जुलूस खासा अजियत दे। इसलिए वो अक्सर कोशिश करता था कि ऐसे वक्त कॉलेज जाए जब लड़कों के जुलूस में शामिल होने का डर ना हो। ये जुलूस जब कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचता तो और भी शोर मचाता, लेकिन उनका वो शोर बेजान होकर रह जाता। कोशिश के बावजूद इसमें तसलसल पैदा न हो सकता। इस राहिब खानानुमा इहाते में अजीब खुसूसियत थी। इस इहाते में बड़ी से बड़ी शोख बात बेजान होकर रह जाती, बड़ी से बड़ी फप्ती फ्लैट हो जाती, जैसे सहरा में झाड़ियों की सब्जी खुश्क होकर उड़ जाती है। ये जुलूस अहाते में दाखिल होते ही बेजान हो जाता। लड़कों के होंठ खुश्क हो जाते, उनके हल्क की आवाजें जम जाती और वो चुपचाप क्लासरूम में बैठकर ऊँघने लगते और छुट्टी का इंतजार करते ताकि एक बार फिर हरकत कर सकें। पीस मेमोरियल के प्रोफेसर भी अजीब थे। इनमें शोखी या बांगपन नाम को न था। उनके लिबास भड़कीले नहीं बल्कि बदरंग थे। उनकी हरकत इस हद तक मध्यम थी जैसे स्लो मूवमेंट पर फिल्म चल रहा हो। उनकी आवाजें इहाते की खामोशी को तक़वियत देती थी। उनके लेक्चरों में भी इल्मी नुमाइश मफकूद थी। लेक्चर देते तो यूं महसूस होता जैसे मालूमात का प्रचार करने की बजाय वो अपने इल्म के इज्ज का इजहार कर रहे हों। लड़के उनके इस अंदाज पर तमस्खुर से हंसते थे।
अगरचे चोरी चोरी हंसते थे, लेकिन प्रोफेसरों के बर्ताव को महसूस करके ऐसा मालूम होता था जैसे कॉलेज की जगह वो एक बोधी राहब खाना हो, जहां लोग इल्म की बजाय शांति का उपदेश सीख रहे हों। एली के लिए वो कॉलेज खुशकुन न था। हाँ, इतना जरूर था कि वहां एहसासे कमतरी की वजह से उसे भागने की जरूरत महसूस ना होती थी, इसलिए वो कॉलेज में बाकायदा जाता। अगरचे उसने कभी प्रोफेसर के लेक्चर की तरफ ध्यान न दिया था। जमात में वो ऊँघता, रिसेस में लड़कों की बातें सुनता और खाली पीरियड में उन्हें किसी वीरान कमरे में ताश खेलते हुए देखता रहता, या कॉलेज से निकलकर छावनी के बाजारों में घूमता। कॉलेज के बंद होने के बाद वो सीधा घर आता, लेकिन जूं जूं वो घर के करीब पहुंचता उसका दिल बैठने लगता। न जाने अली अहमद के कमरे में कौन होगी, न जाने शमीम की बच्चियां सहन में बैठी क्या कर रही होंगी। सारे घर में कोई कोना भी तो ऐसा न था जहां वो अलग तन्हाई में बैठ सकता हो।